ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आज नया चैप्टर के साथ एडीडी 2 में प्रेजेंट हुआ हूं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अदर चैप्टर। इसके बाद जो छठवां चैप्टर है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन। ठीक है, हम सिरोपरी लाइनों का आकलन आज देखेंगे। बाकी लेक्चर्स कैसे लगे अपने का सुझाव को ज़रूर बताइएगा हमें। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव विचार दीजिएगा दोस्तों। चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरहेड लाइन। ठीक है, इसको हम देखेंगे एस्टिमेशन के फॉर्म में। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन। ठीक है, ये आपका कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर 6 है। ठीक है, इसका नाम क्या है? एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन। तो हम देख लेते हैं ये क्या है, पहले इसको हिंदी में समझते हैं। ये है सिरोपरी लाइनों का आकलन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हम इसको हिंदी में कहते हैं सिरोपरी लाइनों का आकलन। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं ये होता क्या है सिरोपरी लाइनों का आकलन, और फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए। इसमें आपको करना क्या है, जो भी सिरोपरी लाइनें हैं, चाहे वो एलटी लाइन हो चाहे वो एचटी लाइन हो, ठीक है, जो उनमें लगने वाले सारे सामानों का, जितनी भी आइटम्स उसमें लग रहे हैं, उनका सबका एक लिस्ट बनाना है। जैसे आपका इंसुलेटर लगता है, क्रॉस आर्म लगता है, पोल लगता है, बाइंडिंग वायर लगता है, जम्पर वायर लगता है, बारबेड वायर लगता है, फिर आपका बॉर्ड गार्ड लगता है, लूप गार्ड लगता है, गार्ड वायर लगता है, अर्थिंग लगता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो भी ओवरहेड लाइन में लगता है उनका एक लिस्ट बनाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। क्या कहलाता है? एस्टिमेशन कहलाता है। ठीक है, और जब उन सामानों का हम कास्टिंग करते हैं, उनका दाम लिख करके जब जोड़ते हैं तो हैं कास्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एस्टिमेशन के बारे में बात करेंगे, साथ में कास्टिंग भी कर लेंगे, क्योंकि कभी कभार कास्टिंग भी पूछ देता है। जनरली तो इस समय अब एस्टिमेशन ही पूछ रहा है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। जैसे लाइनें जो होती हैं, यहाँ पे हम जो लाइन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या? एल टी लाइन, और एक दूसरी लाइन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एच टी लाइन। डिफिनीशन अलग अलग सिद्धांतों के अलावा अलग अलग दिया गया है। एल टी लाइन, एस टी लाइन, एम टी लाइन, अलग अलग डिफिनीशन दिया हुआ है। जो ड्राइंग में जो हम पढ़ रहे हैं एल टी और एस टी लाइन का डिफिनीशन, उसके अकॉर्डिंग ये आपका होता है लेस देन 1 kV लाइन। मतलब 1 kV से कम की जो लाइनें होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एल टी लाइन। क्या कह सकते हैं? वो लाइन जो जो कंज्यूमर से डायरेक्टली कांटेक्ट होती हैं, वो लाइन जो कंज्यूमर से डायरेक्टली कांटेक्ट होती हैं, या जो सप्लाई देती हैं कंज्यूमर को, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलटी लाइन। आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 kV 1000 वोल्ट से कम की जो लाइनें होती हैं उसको क्या कहते हैं? एलटी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एलटी लाइन। आई एच टी लाइन क्या होती है? 11 kV से 11 kV से 33 kV की जो लाइनें होती हैं वो हम क्या बोलते हैं? एच टी लाइन। ठीक है, अब एबव एच टी लाइन की बात करें, अगर हम एबव एच टी लाइन मतलब एबव 33 kV की लाइन की बात करें, तो इसको हम बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। ये सब थियरी है और ड्राइंग बनाना है आपको, इसलिए थियरी हम केवल समझा देते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसको पॉइंट आउट करके एक एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, जो आपकी 11 kV से 33 kV होती है वो क्या होती है? एच टी लाइन। जो 1 kV से कम होती है जो लाइन उसको बोलते हैं एल टी लाइन। और इन दोनों के बीच में जो लाइन एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं मीडियम टेंशन लाइन, एम टी लाइन। ठीक है, और एबव 33 kV जो हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। तो हमें यहाँ पे बात क्या करना है? एच टी लाइन के संबंध में, और एल टी लाइन के संबंध में, और एच टी लाइन के संबंध।
क्या करना है, बात करना। अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया जा रहा है टेंशन। तो व्हाट इज द रियल मीन्स ऑफ टेंशन? यहाँ पे टेंशन का मतलब क्या है, इसको जरा हम समझ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। टेंशन जो हम कह रहे हैं, रियल उस टेंशन का मतलब क्या है? ठीक है, देखिए, ये मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए आपका पूल बना देते, ये मान लीजिए कि आपका पोल है कोई, इस पर ये क्रॉस आर्म है और यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ से आपकी लाइन पास हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मान टैप लगा, ठीक है, और एक ऊपर भी यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है। मान लीजिए एक पास कर, ठीक है, ये आपका आर है, ये वाई है, आपका क्या, ठीक, आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि क्या लगा हुआ है, ये पिन इंसुलेटर लगा हुआ है और उस पर से क्या हो रही हैं, ये लाइनें पास हो रही हैं। इंसुलेटर को थोड़ा सा हम अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, ठीक है, अब तो आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से यार। तो ये आपके क्या है, ये आपके पिन इंसुलेटर हैं, ये क्या है आपके, हम आपको बता दें, इंसुलेटर के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे हम इसको टेंशन क्यों कह रहे हैं, ठीक है, इस बात को हम थोड़ा सा इसको तो टेंशन क्यों, यहाँ पे जो टेंशन शब्द का प्रयोग किया गया है, रियल में इसका सेंस क्या है, इसको हम जरा थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश। देखिए, ये होता क्या है, ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, ये हाई वोल्टेज लाइन है, ये बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है, ये आपकी लो वोल्टेज पे कंडक्टर है, ये बीच में पोटेंशियल, लेकिन इंसुलेटर होने की वजह से करंट इसमें पास नहीं हो पा रही है। अगर ये इंसुलेटर के जगह पर कोई भी कंडक्टिंग था तो करंट पास हो जाती हाई टू लो, ठीक है, पास हो जाती। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? क्योंकि ये इंसुलेटर है और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच्ड हैं, ये फ्री नहीं हो पा रहे हैं करंट फ्लो कराने के लिए, इसीलिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो पा रही है। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इस पर एक प्रेशर डाले हुए है, यानी कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रयास निरंतर कर रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री टू रोटेट हो जाए और इसके इलेक्ट्रॉनों में करंट पास हो जाए। ये पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यू इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिससे ये इसके इलेक्ट्रॉन जो हो जाए फ्री हो जाए और इसके द्वारा करंट फ्लो हो जाए। इसीलिए दोस्तों, पिन इंसुलेटर की जब हम डिजाइन करते हैं तब हम कहते हैं पिन इंसुलेटर को हम सक्सेसफुली 11 केबी तक यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं अगर जबरदस्ती हुआ तो एक्सपेंडेबल जिसको हम बोलते हैं, एक्सपेंडेबली अगर हम देखा जाए तो हम 33 केबी तक यूज करते हैं इसका, पिन इंसुलेटर का मैक्सिमम 33 केबी तक कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर सक्सेसफुली पिन इंसुलेटर से रिजल्ट आप चाह रहे हैं तो 11 केबी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 33 के भी सप्लाई इस पर अप्लाई कर सकते हैं पिन इंसुलेटर से। लेकिन दोस्तों, अगर 33 एबव हुआ तो क्या, यही हम सोचने समझाने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने पिन इंसुलेटर का यूज 66 केवी पे कर दिया तो होगा क्या, ये जो प्रेशर है ना बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर, दैट इज आल्सो, तो ये जो प्रेशर है ना, ये इस पर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी
इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगी, करंट पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें करंट पास हो जाएगी। तो जिस काम के लिए हमने इसको लगाया है वो कामयाबी ये नहीं करेगा। स्टील का पोल है तो पूरे में करंट पास हो जाएगा, कारण इलेक्ट्रिक शॉक लगने की क्या हो जाती है, संभावना। तो ये जो प्रेशर है इलेक्ट्रिक का, इसी सेंस में हम टेंशन का शब्द यूज करते हैं कि ये एक टेंशन, एक प्रेशर को क्या करता है, रिलीज करता है, एक प्रेशर को हैंडल करता है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हम इसको हाई टेंशन लो टेंशन लाइनों का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पिन इंसुलेटर है पोर्सलिन से बना है। पोर्सलिन इज इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आपका पोर्सलिन इंसुलेटिंग मटेरियल भी है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी है, ठीक है। इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक में जनरली डिफरेंस यही है कि जो आपका स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जिस इंसुलेटर में, उसको हम डाइलेक्ट्रिक की सीरीज में डाल देते हैं। जैसे सारे कमांडो सैनिक हैं लेकिन सारे सैनिक कमांडो नहीं है, यानी कि सैनिक में जिसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है उसको कमांडो के अंदर डाल दिया जाता है। वैसे ही इंसुलेटरों में जिसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाता है, उसको हम किस में डाल देते हैं, उसको हम डाइलेक्ट्रिक में डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ब्रेक डाउन, जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसमें ब्रेक डाउन होने की कैपेबिलिटी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की कैपेबिलिटी, ठीक है। अगर उसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर हाई कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा कर दिया जाए, उसमें क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक आपका पोलराइजेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को भी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, जिस प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी कहते हैं। आप पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंसुलेटर में ऐसा कुछ, तो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा लो टेंशन लाइन और हाई टेंशन लाइन और टेंशन क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो लाइनें डायरेक्ट आपका कंज्यूमर से कांटेक्ट करती हैं वो सब एलटी लाइनें हैं, और जो लाइनें आपका सब स्टेशन से कांटेक्ट करती हैं नाटे कंज्यूमर, वो आपकी क्या है, एसटी लाइनें हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर या शहर के आपके घर के बगल में जो ट्रांसफार्मर लगा है, वहां से जो आउट गोइंग सप्लाई है जो आपके घर में आ रही है, वो सारी लाइनें क्या होती हैं, एलटी लाइनें होती हैं। वो तो मान लीजिए आपका घर नजदीक है तो तुरंत आ गया, कि जिसका घर दूर है वो पोलों के द्वारा उनके पास पहुंच, यानी कि एक लाइन बिछेगी उनके पास तक सप्लाई देने की, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एलटी लाइन। यानी कि मैक्सिमम इससे आप 440 वोल्ट, कितना, 440 वोल्ट। तो आपके गांव से में जो ट्रांसफार्मर लगा है उसका जो इनकमिंग है, जहां सप्लाई आ रही है वो आपकी एचटी लाइन है, और जो सप्लाई जा रही है वो क्या है, एलटी लाइन, ठीक है। तो जो एलटी लाइन है, पहले हम ये देखेंगे कि जो एलटी लाइनें हैं उनमें क्या क्या लगा होता है। पहले तो हम सपोर्ट पे देखेंगे कि जो आपके ओवरहेड लाइन है, कि जो आपके ओवरहेड लाइन में टोटल मटेरियल क्या क्या लगता है, पहले तो हम उसको देखेंगे। फिर हम कैटेगरी कर लेंगे, एलटी लाइनों के पहले अलग डिस्कस कर लेंगे, एसटी लाइन को फिर अलग डिस्कस, ठीक है। तो हमारे इस पूरे चैप्टर में ही स्टडी करना है। पहले हम ओवरहेड लाइन का देख लेते हैं, तो अंडरग्राउंड का भी देख लेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम केबल के द्वारा भी करते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल लगे होते हैं को भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे दी जाएगी, उसमें कितने पोल लगे, पोल पे क्या क्या सामग्री लगी, उसका एस्टिमेशन करना है, फिर उसका क्या करना है, कास्टिंग करना है, ठीक है। तो चलिए अब चैप्टर में हम प्रवेश करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या क्या वस्तुएं, सामान हमारे क्या होती है। यहाँ आइए, यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने पड़ी हुई है, मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइनों में क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या लगा होता है, हम इन चीज़ों को देखते हुए स्पष्ट क्लियर करेंगे। देखिएगा, ये आपका सबसे पहले होता है लाइन सब। क्या होता है, लाइन सब का फिगर मैंने अभी अभी बनाया था। यह क्या है, लाइन सब, ठीक है। चाहे एक टावर हो सकता है, पोल हो सकता है, किसी भी टाइप का पोल हो सकता है, ठीक है। फिर एक क्लैंप या ब्रेकेट, जिसके द्वारा हम मान लीजिए ये आपका इंसुलेटर, ठीक है, ये आपका क्या है,
ये आपका मान लीजिए क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म है। क्रॉस आर्म जो पोल को क्रॉस करता है वही क्या कहलाता है, क्रॉस आर्म का। लेकिन मान लीजिए अगर ये दो पोल हैं, अगर इस तरह से हैं, मतलब डबल पोल कंस्ट्रक्शन है, इनके बीच में जो क्रॉस आप देखते हैं इसको हम ब्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम बेटा, तो ब्रेसिंग कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म, जो पोल को क्या करती है, क्रॉस करती है। ठीक है, तो जिस क्लैंप से बधी होती है वही आपका क्लैंप है, ब्रेक आप कह रहे हैं। अब फिर यहाँ पे इंसुलेटर जो भी लगे होते हैं सब क्लैंप से ही बंधे होते हैं। यही क्या होते हैं, क्लैंप, जिसकी सहायता से इंसुलेटर को एक क्रॉस आर्म को पोल से कनेक्ट करते हैं या व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्लैंप बोलते हैं। उसके बाद कंडक्टर जो तार इससे हो करके दौड़ता है वही क्या कहलाता है, कंडक्टर्स कहलाता है, जिसमें करंट क्या होती है, इन रियल में फ्लो होती है। उसके बाद हम अर्थ वायर की बात करें, जो अर्थ वायर सबसे ऊपर आपका ट्रांसमिट है, ट्रांसमिशन लाइन में तो सबसे ऊपर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली उसको नीचे कर देते हैं, कहीं कहीं मन बढ़ाई करके ऊपर भी कर दिया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे बॉर्ड गार्ड। बॉर्ड गार्ड क्या होता है, नुकीला होता है, ये सपोर्ट पे लगा दिया जाता है ताकि कोई चिड़िया उस पर आकर ना बैठे। तार पे बैठने से सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, जिससे उसको शॉक नहीं लगता। लेकिन अगर पोल पे बैठ गए तो कहीं से अगर जम्पर वायर या कहीं से सर्किट कंप्लीट जान जाने की खतरा होता है, इसलिए बॉर्ड गार्ड लगा देते हैं। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके दिखा देंगे। जम्पर वायर, इसको हम बोलते हैं जम्पर वायर, जो सप्लाई को जंप करके जो सप्लाई क्या करता है, जंप करके प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे करके आपको बताना चाहें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका सप्लाई आया हुआ है, आपका ये डिस्क इंसुलेटर के साथ, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई आया, इंसुलेटर इसी लगाते हैं ना भैया कि ये पोल से कनेक्ट ना हो पाए। ठीक, अब हमको इधर भी, मतलब इधर तो सप्लाई आया हुआ, अब इस सप्लाई को आगे पास करना, मतलब यहाँ भी आपको एक डिस्क इंसुलेटर मान लीजिए लगाना। ठीक है, क्या लगाना है, एक डिस्क इंसुलेटर यहाँ पे आपको यहाँ भी क्या, ठीक है, सप्लाई तो इधर आई हुई है, लेकिन अब हमको इस सप्लाई को उधर भी ले जाना है। हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे जम्पर वायर लगा देते हैं जो सप्लाई को क्या करती है, एक साइड से दूसरे साइड पे जंप कराती है। इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, जम्पर वायर। जनरली आपको देखने को मिलता होगा, आप इसको रोड रोड पे कहीं भी देख सकते हैं अच्छे तरीके। तो ये जम्पर वायर। इसके बाद देखिए स्टोन पैड या मफ, जैसे आपकी जो सपोर्ट होती है, ठीक है, तो इसमें ये जो पैड बना होता है, इसी को हम बोलते हैं, जो इसके बेस को मजबूत करता है, ताकि कोई भी आपका मान लीजिए बरसात के समय पानी वगैरह कुछ भी इसको कमजोर ना बनाए। इसीलिए यहाँ पे मफ या स्टोन पैड पोल के नीचे जरूर लगा देते हैं। क्रॉस आर्म तो अभी हमने दिखाया ही है, जो लाइन के पोलों को क्रॉस करता है। फिर लाइन इंसुलेटर, लाइन इंसुलेटर देखो बेटा तीन प्रकार के हम यहाँ पे यूज करेंगे। कौन कौन, एक हम यूज करेंगे बीम इंसुलेटर, दूसरा हम यूज करेंगे डिस्क इंसुलेटर, ठीक है, तीसरा हम यूज करेंगे यहाँ पे आपका पिन डिस्क और साइकिल इंसुलेटर। क्या, साइकिल, तीन प्रकार का हम यहाँ पे इंसुलेटर यूज, ठीक है। अब देखिए कहाँ हम डिस्क, कहाँ पिन, हम सारी चीज़ों को बताएंगे। पिन इंसुलेटर को कसने के लिए FRE प्रकार का क्लैंप लगता है। साइकिल इंसुलेटर को DRI प्रकार का क्लैंप लगता है इसको कसने, क्या, आई प्रकार का क्लैंप लगता है, ठीक है। शुरुआत और अंतिम में D क्लैंप लगाते हैं और बीच के पोलों में I क्लैंप लगता है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आई पिन इंसुलेटर को कसना हो तो F या E क्लैंप लगा सकते हैं। इसके इंसुलेटर के लिए डिस्क क्लैंप ही होता है जो इसको पोल पे कसाता है। क्या होता है, डिस्क क्लैंप होता है, ठीक है। चीजें तो क्लियर हो गई होंगी जो भी यहाँ पे लग रही हैं। अब फिर देखिए लाइटनिंग अरेस्टर्स, क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर, जो सर्ज को यानी कि जो करंट को क्या करता है, जमीन डाइवर्ट कर देता है। जो भी सर्ज है उसको जमीन में क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है। जो भी सर्ज होती हैं आकाशीय बिजली जमीन में डाइवर्ट कर देता है। अब यहाँ देखिए एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, एंटी मतलब विरोध, क्लाइंबिंग माने चढ़ना, चढ़ने का विरोध, यानी कि सपोर्ट पे हम क्या करते हैं ना, कटीला तार बांध देते हैं ताकि हर कोई व्यक्ति, कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति पोल पे
ना चढ़ पाए, इसीलिए हम इसके चारों तरफ क्या कहते हैं, कटीला तार बांध। ठीक है, इसके बाद है आपका स्टे अरेंजमेंट। स्टे अरेंजमेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ भी पोल है, यहाँ भी पोल है, यहाँ भी पोल है, और आपने तार को दौड़ाते चले गए हैं सारे पोल। ये बताइए जो लास्ट वाला पोल पे उसको इस साइड में प्रेशर ज़्यादा आएगा, इस साइड में प्रेशर इसका ज़्यादा आएगा। ठीक है, यानी कि धीरे 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 इधर मुड़ने की कोशिश करता रहेगा। एक थ्योरम होता है इसके लिए। ठीक है, जब हम प्रेशर देते हैं हमेशा इस पर एक्टिव होता है, और ये हमेशा धीरे 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 बहुत तो स्पीड से इधर ये मुड़ता रहता है दोस्त, इधर झुक कर गिर ना जाए, इसीलिए पीछे स्टे व्यवस्था लगाते हैं। क्या क्या लगा करके, इंसुलेटर सबसे ऊपर, के बाद यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक बो लगाते हैं ऊपर, यहाँ पे एक थिम्बल लगाते हैं, थिम्बल ये आपका बो होता है, और यहाँ पे क्रॉस हेड। इतनी सारी चीज़ें लगा करके हम यहाँ पे सपोर्ट, इसको स्टैंड खड़ा करने की व्यवस्था करते हैं। ये जो एंगल होता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली होता है, बट नॉट लेस देन, लेकिन ये जो होता है नॉट लेस देन, ये जो है 30 डिग्री से कम नहीं होना। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जनरली 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है आपका डैम्पर वाइंडिंग और प्रोटेक्टिव वायर। डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है, जैसे जब बहुत तेज धूप और बहुत तेज आंधी तूफान या हवा चलती है तो ये डैम्प करने लगता है, तो डैम्पर उसके डैम्पिंग एनर्जी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जिससे वो तार जो होती है ना वो डैम्प नहीं कर पाती है, ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। तो डैम्पर आपका लगा होता है, डैम्पिंग को, उसको डैम्पिंग एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। और प्रोटेक्टिव वायर तार को प्रोवाइड करते हैं, उसके द्वारा किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए प्रोटेक्टिव वायर जरूर लगाते हैं। उसको अब फिगर में सारी चीज़ों को हम दिखा देंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर। चलिए, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये आपका साइकिल इंसुलेटर। ये क्या है आपका, साइकिल इंसुलेटर। ये है आपका क्या, ये है आपका डी लैम्प। क्या करते हैं, फंसाए रखते हैं, और इसी के बीचों बीच में तार को क्या करते हैं, बांधते हैं। इसके द्वारा बांधते हैं, इसको बाइंडिंग वायर के द्वारा, इसके द्वारा बाइंडिंग वायर के द्वारा हम बांध। ठीक है, तार को इसके बीच में बांध के हम आगे। तो ये है आपका साइकिल इंसुलेटर, ये है डी क्लैंप, और ये इसमें बाइंडिंग वायर से तार को बांध के आगे जाते हैं। आगे चलते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है कि कैसे जो है तार इंसुलेटर से बंधे होते हैं। ये आपका डी क्लैंप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और बीच में इंसुलेटर दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे चलते, ये देखिए इसी को हम ई क्लैंप बोलते हैं, एफ या ई क्लैंप, जो पिन इंसुलेटर के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए, ये एफ क्लैंप है जो आपके पिन इंसुलेटर को बांधने का काम करता है, क्लैंप करना। ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या लगा हुआ है, सोच के बताएं कि ये कौन सा इंसुलेटर है। इसमें डिस्क लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, डिस्क। चलिए, ये देखिए ये पिन इंसुलेटर है, गलत हो गया यार, ये पिन इंसुलेटर। ठीक है, संरचना वैसे ही मिलती है लेकिन है पिन। ये आपका डिस्क इंसुलेटर, जिसमें डिस्क आपका बिल्कुल क्लियर दिखता है। हर एक डिस्क का आपका क्या होता है, एक दूसरे सेपरेट होता है, और ये आपस में का भी है। चलिए, ये आपका लाइटनिंग अरेस्टर है, आप इसको देख सकते हैं, ब्रॉड गैप लाइटनिंग। चलिए, ये देखिए ये आपका बॉर्ड गार्ड है, इसको क्या बोलते हैं, बॉर्ड गार्ड बोलते हैं। ये आपका बॉडी, ये पोल पे सपोर्ट पे लगी होती है, ताकि कोई चिड़िया इस पर आकर के, जैसे बढ़ती चुभता है, चुभता चिड़िया तुरंत उड़ जाती है, सपोर्ट पे बैठ नहीं पाती है। ये देखिए ये आपका जम्फर वायर है, ये आपका स्ट्रेन इंसुलेटर है, और स्ट्रेन इंसुलेटर को ये बांध रहा है, मतलब यहाँ से हम सप्लाई को जंप करा सकते हैं, ऊपर द्वारा या ये द्वारा। ये देखिए ये आपका बारबेड वायर, इसी को कटीला तार कहते हैं। ये आपका क्या है, यही
बारबेड वायर कह सकते हैं, इसी को एंटी क्लैंपिंग डिवाइस बोल सकते हैं। और ये क्या है आपका, ये आपका डेंजर प्लेट। ये क्या है आपका, ये आपका डेंजर। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो। ठीक है, ये आपका डेंजर प्लेट है, ये आपका क्या है, बारबेड वायर। ये देखिए, जो हमने बोला था इसको हम बोलते हैं लूप गार्ड वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, लूप गार्ड। ये मान लीजिए पोल, आपके दो पोल ऐसे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इंसुलेटर के द्वारा ये आपका डी क्लैंप है, और यहाँ पे आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, और बीच में ये तार बंधा हुआ, ठीक है। तो इनके बीचों बीच में देखिए, इसके स्पान में जो है दो जगह ये आपका लूप गार्ड वायर लगता है। मतलब एक स्पान में कितना, दो। क्यों लगता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये देख लीजिए। ये आपका क्या है, काला तार, यानी कि फेज वायर है। ये क्या है आपका, फेज वायर, लाइव वायर, जिसे इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें जब हम इस गार्ड वायर को लगाते हैं तो यहाँ एक इस रील इंसुलेटर या स्प्लिट इंसुलेटर लगा देते हैं। रील इंसुलेटर कहिए, और चाहे इसको क्या कहिए, इसको स्प्लिट इंसुलेटर, ये यहाँ पे जरूर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इंसुलेटर लगा के इसको हम नहीं बांधेंगे तो करंट क्या होगी, पूरे गार्ड वायर में फ्लो हो जाएगी। तो प्रोटेक्शन की, इसीलिए ऊपर हम इंसुलेटर लगा करके इसको हम लगाते हैं। और यहाँ पे हम ऐसा इसलिए कर देते हैं कि ये सारे जो आपके वायर हैं वो सब एक डिस्टेंस पर मेंटेन रहे। अगर कोई भी तार टूट के गिरे तो नीचे जमीन पे डायरेक्ट ना गिरे, या ऊपर ही ऊपर लटक जाए, ताकि नीचे अगर कोई है तो वो सेफ हो जाए दोस्तों। इसलिए तो इसको हम लूप गार्ड वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लूप गार्ड वायर बोलते हैं। ये आपके सामने इसका फिगर है, और इसमें स्प्लिट इंसुलेटर आपके सामने है। चलिए, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम ऊपर फिगर में दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी एक प्रकार का गार्ड वायर ही है, जो हमेशा क्रॉसिंग पे लगाया जाता है। जैसे रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, मान लीजिए रोड क्रॉसिंग है, कम्युनिकेशन लाइन क्रॉसिंग हो, तो हमेशा क्रॉसिंग के नीचे ये आपका गार्ड वायर जरूर लगाते हैं, ताकि कोई भी तार टूटे तो इसी पर अटक जाए, नीचे न गिरे, ताकि नीचे जान माल की किसी प्रकार की कोई नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एलटी लाइन। एलटी लाइन किसकी बात करते हैं, एलटी। एलटी लाइन मतलब एलटी लाइन में क्या क्या लगा होता है। लो टेंशन लाइन, एक सिंगल सपोर्ट की हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप इस फिगर को देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एलटी लाइन है इसमें क्या क्या लगा हुआ है, और इसमें जो भी मटेरियल लगा हुआ है उसके बारे में हम जान सकें, क्या करेंगे, समझ सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जो दिख रहा है ना, ये जो आपको सबसे पहले दिख रहा है तो हम बोलते हैं लूप गार्ड वायर। क्या बोलते हैं, लूप गार्ड वायर। यहाँ पे जो इंसुलेटर लगा होता है इसी को रील इंसुलेटर या स्प्लिट इंसुलेटर कहते हैं। और इसका जो टोटल लेंथ होता है लगभग 5 मीटर आपका, ये टोटल लेंथ आपका होता है। ये एक स्पैन में दो होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और देखिए, ये आपका अर्थ वायर के लिए यहाँ पे आई बोल्ट लगा होता है। ये किसके लिए लगा होता है, फॉर अर्थ वायर। एक लगा होता है दो, अर्थ वायर के लिए यहाँ पे आई बोल्ट है। यहाँ पे देखिए, ये नट बोल्ट लगा हुआ है, ये डी क्लैंप है आपका। और आर फेज आकर के यहाँ बधा हुआ है डी, वाई फेज आपका। ये सब क्या है, ये डी क्लैंप के साथ साइकिल इंसुलेटर है। ये क्या है, साइकिल इंसुलेटर विथ डी लैम्प, विथ डी लैम्प के साथ। ये क्या है, ये आपका साइकिल इंसुलेटर क्लैंप के साथ। ये भी डी क्लैंप के साथ साइकिल इंसुलेटर, क्लैंप के साथ साइकिल, क्लैंप के साथ साइकिल लगा हुआ। ये बीचों बीच में जो आप देख रहे हैं सब क्या लगे हुए हैं, मीटर। और यहाँ पे देखिए न्यूट्रल वायर के लिए है। और देखिए इसका मतलब आपके एक पोल पे अगर हम बात करें तो एक दो तीन चार पांच आपके डी क्लैंप होंगे, और पांच ही आपका क्या होगा, साइकिल इंसुलेटर। ठीक है, अगर ये पोल टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब पहला पोल और लास्ट पोल को हमेशा टर्मिनल पोल कहते हैं।
एलटी लाइन में अगर ये टर्मिनल पोल है तो हमेशा इस पर 2 स्टे अपोजिट डायरेक्शन में जरूर होने चाहिए, ठीक है, ताकि इस पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये आगे की ओर झुक ना जाए, इसलिए 2 यहाँ पे स्टे इंसुलेटर पूरी व्यवस्था के साथ जरूर होने चाहिए, ठीक है। और देखिए ये आपका हाई वोल्ट हो गया, ये देखिए, ये इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक पैड लगा होता है ताकि ये इसको नीचे से मजबूत किया है। अब यहाँ पे हम डेंजर प्लेट भी लगाते हैं, बारबेड वायर भी लगाते हैं, ये भी सब चीज़ें लगती हैं, ठीक है। ये आपका डेंजर प्लेट भी सब पर लगता है, ध्यान, ठीक है। तो यही सारे सामान हैं जो इनमें क्या होते हैं, आपके एलटी सिंगल पोल लाइन में ये सारे सामान के लगते हैं। चलिए आपको हम स्टे इंसुलेटर का फिगर दिखा देते हैं। मैं स्टे इंसुलेटर का यहाँ पे एक फिगर दिखा, ये देखिए, यही आपका स्टे इंसुलेटर होता है जो पोल पे लगा होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका स्टे वायर है, ये पूरा, ये आपका स्टे इंसुलेटर, ये क्या है आपका स्टे इंसुलेटर। इसलिए लगा होता है दोस्त ये कि कोई भी मान लीजिए चार्जिंग करंट अंदर नीचे जमीन तक ना पहुंच पाए, ताकि कोई भी अगर इसके कांटेक्ट में है तो डरे ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा होता है, आपका थिम्बल लगा होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम बो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक बो। और इसमें जो ये अंदर दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस हेड, क्या बोलते हैं, ये क्रॉस हेड। यहाँ से हम इसकी लंबाई घटा बढ़ा भी सकते हैं, एंगल को चेंज भी, ठीक है। और ये बाकी जो भी है जमीन के नीचे, तो ये आपका स्टे होता है इसी तरह से पोलों पे, टर्मिनल पोल पे, यानी कि शुरुआत और लास्ट वाले पे ये जरूर लगते हैं, और इनकी मात्रा 2 होती है, 2 की संख्या में ये जरूर लगते हैं दोस्तों। चलिए, तो आपने एलटी लाइन देख लिया कि एलटी लाइन में क्या क्या लगा होता है। तो अब एलटी लाइन जब आपने पढ़ ही लिया, देख ही लिया, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इसमें लगा होता है, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं एलटी लाइन पे लगने वाले सामान की लिस्ट के, ये आप ऊपर, चलिए यहाँ पे देखिए, जो आपकी एलटी लाइन है उस पे लगने वाली सामग्री का विवरण यहाँ पे दिया गया है 11 kV के लिए। ये तो सबके लिए है यार, बात कर रहे हैं एलटी लाइन के। तो आपका इस्पात नलीय, मतलब स्टील ट्यूबुलर पोल की यहाँ पे जरूरत है। स्टील ट्यूबुलर पोल, ऐसे आप इसकी संरचना देखने को पाते होंगे, ऐसे आपका स्टील ट्यूबुलर होता है, ठीक है। इस प्रकार के संरचना में आपको स्टील ट्यूबुलर पोल दिखता है। तो अगर हम देखेंगे तो एक ही पोल लगेगा, ठीक है। साइकिल इंसुलेटर कितने लग रहे थे, 5 लग रहे थे। कितने आई प्रारूपी क्लैंप, साइकिल इंसुलेटर आई क्लैंप बीच में लगते हैं, टर्मिनल पे हमेशा डी क्लैंप लगते हैं, कितने लगेंगे, 5 लगेंगे ही। फिर अर्थ वायर क्लैंप की बात करें तो अर्थ वायर एक ही जा रहा था ऊपर, एक ही अर्थ वायर क्लैंप लगेगा। 8 SWC GI तार का क्या है आपका रक्षण पास, यानी गार्ड लूप, ये 3 मीटर के डिस्टेंस, 3 या 5 मीटर जो भी हो, 3 मीटर के लंबाई में यहाँ पे लगाए थे। स्लिट इंसुलेटर हमने नीचे आपको दिखाया ही था, जो नीचे आपका स्लिट इंसुलेटर लगा था, एक संख्या में है। देखिए 5 mm का एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर, जो तार को इंसुलेटर से बांधने का काम करते हैं, बाइंडिंग वायर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 10 मीटर के आसपास होते हैं। फिर हम टेक सेट की बात करें तो एक पोल पे एक टेक सेट स्टे जरूर लगा देते हैं, लेकिन अगर इंटरनल, अगर आपका टर्मिनल तो 2 लगाएंगे। यहाँ पे गली प्रकाश फिटिंग सेट, गली प्रकाश फिटिंग सेट मतलब अगर मान लीजिए कि आपको गली में सप्लाई कनेक्ट करना है, मान लीजिए कि आपको गली में सप्लाई देना है तो आप कैसे देंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको गली में सप्लाई देना है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक फेज वायर होगा, एक क्या होगा, फेज वायर, नीचे न्यूट्रल है, यहाँ से हम गली में बल्ब लटका सकते हैं आसानी से, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है गली वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए गली प्रकाश फिटिंग सेट, इसको हम बोलते हैं आपका
कि जो गलियारे में मान लीजिए आपका पोल है, भाई गली में भी लाइट चाहिए, सप्लाई चाहिए, विभाग खुद देगा, तो उसके लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए, तो एक फेज वायर उसके लिए, एक न्यूट्रल वायर। रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया स्टोन पैड। जो नीचे हम क्या बनाते हैं, वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन के लिए नीचे हम बनाते हैं, वही आपका स्टोन पैड होता है। फिर हम इसमें हम फुल कैप भी एक चीज मेंशन कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें आपने एलटी लाइन में देखा कि ये सारी की सारी चीजें आपकी एलटी लाइन में लगी होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात अगर देख लेते हैं, अगर इसमें हम और इम्पोर्टेंट बात क्या देख लेते हैं, देखिए अगर हम एलटी सपोर्ट के जगह पे, अगर हम यहाँ पे एलटी सपोर्ट के जगह पे आप आरसीसी पोल लगाना चाह रहे हैं, मतलब आप साइकिल इंसुलेटर, गार्ड वायर, ये सब चीजें नहीं लगाना चाह रहे हैं, इन सब चीजों के जगह पे क्या लगाएंगे, सीधे मान लीजिए आरसीसी पोल लगा दिया, इसमें क्रॉस आर्म लगा दिया, इस डी क्लैंप और साइकिल इंसुलेटर के जगह पे क्या लगा देंगे, हम पिन इंसुलेटर लगा देंगे। तीन, कितने, 3 पिन इंसुलेटर। यही इसके कहने का तात्पर्य। कितने लगा देंगे, एक क्रॉस आर्म और 3 पिन इंसुलेटर लगा देंगे। ठीक है, ये क्रॉस आर्म की साइज है, और 3 आपकी एलटी इंसुलेटर लगा। अगर आप साइकिल इंसुलेटर, डी क्लैंप इत्यादि नहीं लगाना चाह रहे हैं तब। ठीक है, जनरली यही तो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में पोल होता है, क्रॉस आर्म होता है, उस पर पिन इंसुलेटर होते हैं, बस। आप कहीं कहीं ये भी देखते होंगे, आप ट्यूबुलर पोल होगा, साइकिल इंसुलेटर होगा, और फिर उसमें डी क्लैंप में साइकिल इंसुलेटर होगा, बाइंडिंग वायर होगा। तो हम दोनों प्रकार से आप एलटी लाइन का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस माप का एमएस चैनल लगा रहे हैं तो बस 3 पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर किस में बना होता है, एफ क्लैंप में। तो यहाँ पे एक एफ क्लैंप भी क्या कर सकते हैं, 3 एफ क्लैंप भी लगाएंगे। 3 एफ क्लैंप क्यों लगाएंगे, इस पिन इंसुलेटर को अच्छी तरीके से इस पर बांधने के लिए 3 प्रकार का एफ क्लैंप जरूर लगाए। ठीक है, तो आपका साइकिल इंसुलेटर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों में कोई यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब यहाँ देखिए, जो आपका एग्जिस्टिंग पोल है, यहाँ पे लिखा है फॉर टैपिंग ऑफ लाइन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एलटी लाइन। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले से ही कोई पोल विद्यमान है और आप इसी पोल से कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, पहले से विद्यमान है और इससे आप कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, मतलब इससे कनेक्शन लेके हम अपनी एरिया को बढ़ाना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि यहीं तक सप्लाई आई हुई है और यहाँ पे गांव बस गया, वहां भी सप्लाई जानी है, तो हम इससे कनेक्शन लेंगे तभी सप्लाई वहां जाएगी। इससे कनेक्शन लेंगे अगले पोल को, फिर अगले पोल को, फिर अगले पोल को। तो अगर विद्यमान कोई लाइन है, एग्जिस्टिंग पोल है, उससे हमें कनेक्शन लेना है, तो इस विद्यमान लाइन पे जो एग्जिस्टिंग पोल है, इस पर क्या क्या मटेरियल हम लगाएंगे, उसका यहाँ पे लिखा आपके साथ। ठीक है, हार्ड टैपिंग ऑफ लाइन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एलटी पोल। ठीक है, यहाँ पे हमें टैप करना है एग्जिस्टिंग एलटी पोल से, तो क्या क्या लगाएंगे, देखिए साइकिल इंसुलेटर लगाएंगे, कितनी संख्या में, 4। रट लो इस बात को, 4 साइकिल इंसुलेटर लगा के ही हम सप्लाई लेंगे। या पहले ही से विद्यमान है, तो यहाँ पे आपका जो इंसुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे जो आपका इंसुलेटर लगा है क्लैंप से, वो इस साइड में लगा हुआ है ना, आपको सप्लाई इधर चाहिए तो आप इधर इंसुलेटर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। 4 पिन, 4 इंसुलेटर, आप 4 वायर, मतलब 3 फेज, एक न्यूट्रल को ले जाना है, तो 4 आप लगाएंगे ही लगाएंगे, लगाएंगे ना। 4 आप साइकिल इंसुलेटर इधर भी लगाएंगे, भाई इससे कनेक्शन लेना, ये तो 4 इधर लगा था, उधर कनेक्शन लेना, 4 उधर भी लगा देंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम क्लैंप जरूर लगाएंगे, भाई साइकिल इंसुलेटर लगा रहे हैं इधर साइड में 4, तो इसमें क्लैंप जरूर लगाएंगे, तो 4 क्लैंप लगा दिए। या अगर मान लीजिए कि आप ये दोनों नहीं लगाना चाह रहे हैं, ये दोनों नहीं लगाना चाह रहे, तो इनके जगह पे क्या लगा सकते हैं, इन दोनों के जगह पे लाइन पर एक 3 इंसुलेटर लगा सकते हैं, और इतने का, इस साइज का, लंबाई चौड़ाई, इतनी मोटाई की लंबाई का, इतनी लंबाई, ये चौड़ाई, ये मोटाई का आप क्या लगा सकते हैं, एक आप क्या लगा सकते हैं, क्रॉस आर्म लगा सकते हैं। और उस पिन इंसुलेटर है तो हम क्रॉस आर्म क्लैंप के साथ उसको लगाएंगे, फिर यहाँ पे एफ क्लैंप हम पिन इंसुलेटर के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम इन दोनों को न लगा के क्रॉस आर्म लगा दें एफ क्लैंप के साथ पिन इंसुलेटर, और फिर क्रॉस आर्म क्लैंप के साथ हम क्रॉस आर्म को क्या कर देंगे, पोल से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर टेक तार सेट हम चाहें तो लगा सकते हैं, कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। सप्लाई भाई हमें लेना है तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, उधर हमें खींचने के लिए हम 2 स्टेज जरूर लगा देंगे। ठीक है, अर्थवायर क्लैंप कितना लगाएंगे, एक ही लगाएंगे भाई, अब हमको कनेक्शन लेना है तो एक और अर्थवायर क्लैंप लगा कनेक्शन आगे बढ़ा लेंगे। फिर जंपर, यहाँ पे जंपर तो जरूर लगाएंगे ना, क्योंकि इधर सप्लाई तुम्हारी आई हुई है, अब इधर तुमको ले जाना है, तो अब इधर से सप्लाई जंप कराओगे नहीं कराओगे, इस साइड से सप्लाई को उस साइड में जंप कराओगे ना,
तो जम्फर वायर भी लगेगा कितना 2.5 मीटर प्रति चालक, एक चालक पर 2.5 मीटर का वायर लगेगा। ठीक है, चलिए अब 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग वायर कितना मान ले रहे हैं, 2 मीटर प्रति वायर मान ले रहे हैं, तो वही 5 मीटर, 5 तार है ना, 10 मीटर के हिसाब से आप बाइंडिंग वायर मान ले रहे हैं। बाइंडिंग वायर किस लिए, इंसुलेटर पे वायर को क्या लगाने के लिए। ये क्या हमने बताया कि अगर एलटी लाइन पहले से विद्यमान हो और उसी से आपको कनेक्शन लेना हो तो क्या क्या एलटी लाइन पे लगाएंगे, अगर पहले से विद्यमान 4 पिन इंसुलेटर, 4 डिस्क इंसुलेटर, अगर आप ये नहीं लगाना चाह रहे हैं तो एक क्रॉस आर्म, 3 एलटी पिन इंसुलेटर, 3 एफ क्लैम्प। अब फिर ये चीज़ें तो आपको लगानी ही लगानी है, 2 आपका स्टेज सेट, अर्थ वायर क्लैम्प, जंपर, बाइंडिंग वायर सब तो लगाना ही, केवल इन दोनों से इसी को ही हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, न्यू वर्तमान मतलब एग्जिस्टिंग, जो पहले ही से एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग एलटी लाइन पर अनुप्रस्थ बाहु सहित, अनुप्रस्थ बाहु मतलब क्रॉस आर्म सहित केवल पोल पर ही साइकिल इंसुलेटर लगाए जाते हैं, केवल या केवल पोल पर ही साइकिल इंसुलेटर लगाए जाते हैं। उपरोक्त के अलावा वोल्टता को कम करने के लिए दोहरे स्तंभ संरचना का भी उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपने एग्जिस्टिंग पोल लगाया हुआ है और जितना सप्लाई वहां पे आई हुई है उस वोल्टेज को कम करके हमको आगे सप्लाई ट्रांसफर करनी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे सप्लाई आई हुई है वहां पे डबल पोल संरचना बनाएंगे और उस पर हम ट्रांसफार्मर रखेंगे, अब फिर हम क्या करेंगे, उस वोल्टेज को कम करके सप्लाई को आगे क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। अगर डबल पोल संरचना आप लगा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो उस डबल पोल संरचना में क्या क्या चीजें लगी रहती हैं उसी के बारे में हमें क्या करेंगे, आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको बताने से पहले हम आपको इससे ज़रूरी चीज़ें आपको हम ये बता देते हैं कि ये डबल पोर्ट संरचना जो है वो दिखता कैसे है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं डबल पोल संरचना। ठीक है, ये आपका क्रॉस आर्म है, कहीं कहीं इस प्रकार से आपको ब्रेसिंग भी देखने को मिलेगी। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसमें पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर पिन क्लैंप के साथ, डिस्क इंसुलेटर डिस्क इंसुलेटर के साथ। जैसे मान लीजिए ये आपका RYB 3 तार है, उसको हम उधर से ले जाना है, कनेक्शन हमें ऊपर से आगे ले जाना है यहाँ पे, तो ऊपर पिन इंसुलेटर लगाएंगे ही लगाएंगे ना, सामने डिस्क इंसुलेटर, ऊपर पिन इंसुलेटर, यही तो कनेक्शन को आगे ट्रांसफर करेगी। और ये आपका क्रॉस आर्म ट्रांसफार्मर के लिए, ये आपका क्रॉस आर्म हो गया, ये ब्रेसिंग हो गया, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, ये केबल बॉक्स वगैरह लगा हुआ है, इससे हमको खास मतलब नहीं है, बस इतना जानिए यही डबल पोल इंस्ट्रक्शन है, डबल पोल कंस्ट्रक्शन एलटी लाइन के लिए। ठीक है, इसमें आपका पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर और भी सारी चीज़ें, क्लैंप वगैरह सब कुछ लगते हैं। इसी का हमें क्या बनाना है, एक लिस्ट क्या बनाना है दोस्तों, एक लिस्ट हमें देखिए डबल पोर्ट जो अभी अभी हमने दिखाया था उस पर जो भी सामान लग रहा है उसका आपके सामने लिस्ट है, जो आपने एलटी डबल पोल आपने रेल स्टील ट्यूबुलर पोल OPCC या RCC, कितना लेंथ है इसका, 11 मीटर है। तो यहाँ पे आपका डबल पोल है तो 2 तो रहेगा ही, रही जाहिर सी बात है। ठीक है, इस पे चैनल कितनी लंबाई है इसकी, 2 मीटर इसकी लंबाई है मेश चैनल की। ठीक है, जिस पर ट्रांसफार्मर रखा जा रहा है। फिर अनुप्रस्थ बाहु क्लैंप, मान लो ये जो चैनल है इसको यहाँ पे बांधने के लिए क्लैंप लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 2 जगह 2 क्लैंप लगाएंगे। एलटी पिन इंसुलेटर, ऊपर आपने 3 पिन इंसुलेटर देखा, एलटी डिस्क इंसुलेटर सामने 3 डिस्क इंसुलेटर देखा, फिर एफ क्लैंप 3 ठोक इसके लिए पिन इंसुलेटर के लिए, फिर डिस्क क्लैंप कितना 3 डिस्क इंसुलेटर के लिए, फिर आपका 50 mm गुड़े 50 mm गुड़े 6 mm माइल्ड स्टील एंगल ब्रेसिंग जो हमने दिखाया वो भी 5 मीटर लेंथ में होता है। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं, अर्थ वायर क्लैंप, एक आपका 2 लग रहा है, नहीं 1 लग रहा है, एक ही अर्थ वायर जाएगा, चाहे 2 पोल हो चाहे 4 पोल हो। ठीक है, टेक सेट कितना लग रहा है, 2 ठो टेक सेट स्टे, जो हम बताएं अभी अभी, डबल पोल है तो 2 जरूर लगेगा। जम्फर वायर 2.5 मीटर प्रति चालक, मान लीजिए बाइंडिंग वायर आप जो है
2.5 पर मीटर के अनुसार बाइंडिंग वायर मान लीजिए। भाई हम फेज वायर को इंसुलेटर में बांधते हैं ना, इसके लिए बाइंडिंग वायर की आवश्यकता होती है, तो उसको हम मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, खतरा प्लेट क्लैंप सहित, खतरा प्लेट कितना लगाना है, खतरा प्लेट तो एक लगाएंगे, एक से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, चाहे पोल 2 हो, सटे हुए पोल है तो एक ही लगाएंगे। बारबेड वायर ये भी हम 5 मीटर प्रति पोल के हिसाब से मान लेते हैं, जो बताता है कि हर कोई पोल पे, कोई भी अनाधिकृत पर्सन पोल के ऊपर ना चढ़ पाए, इसके लिए। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये एल टी डबल पोल था, वो एल टी सिंगल पोल था। एल टी, तीन बातें आपको हम बताएं, एल टी सिंगल पोल, उसमें लगने वाले सामान, एल टी सिंगल पोल से अगर हम सप्लाई लेना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या सामान लगाएंगे उसके बारे में हमने बताया। फिर एल टी डबल पोल के बारे में आपको हमने बताया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एच टी पोल के बारे में, कि अगर एच टी पोल लगा हुआ है पे कौन कौन से सामान लगते हैं। अगर एच टी पोल एग्जिस्टिंग है, पहले से विद्यमान है, उससे कनेक्शन के लिए क्या क्या लगेगा। अगर आपका एच टी पोल टर्मिनल प्रारूपी है, एच टी पोल टर्मिनल प्रारूपी है, तो उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होगा, इसी के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने एल टी पोल बताया, अगर मान लीजिए वो टर्मिनल पोल है एल टी पोल, बस उसमें कुछ नहीं करना है, 2 स्टे इंसुलेटर बढ़ा देना है। ठीक है, 2 स्टे इंसुलेटर बढ़ा देंगे, अगर आप उसको टर्मिनल पोल है, जो टर्मिनल पोल आप ट्रीट कर रहे हैं तब। ठीक है, वहाँ पे जो भी बातें हैं सब लिखा हुआ है। लेकिन अगर एच टी लाइन को टर्मिनल पोल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डबल पोल जरूर लगा। ठीक है, एच टी लाइन में डबल पोल अगर ट्रीट कर रहे हैं तो 2 पोल कंस्ट्रक्शन जरूर बनाते हैं। लेकिन एल टी लाइन में टर्मिनल पोल पे ऐसा कोई बाउंडेशन, कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि एच टी पोल में क्या क्या लगा होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या लगा होता है एच टी लाइन में। ये आपकी एच टी लाइन दिख रही होगी। ठीक है, ये देखिए, ये एच टी लाइन में क्या क्या लगा होता है। यहाँ पे सिंपल एक पोल लिखेंगे, ट्यूबुलर पोल। यहाँ बारबेड वायर, यहाँ पे आपका डेंजर प्लेट, ये आपका स्टोन पैड, ये आपका टर्मिनल है, तो 2 आपका क्या लग जाएंगे, आपके 2 आपके स्टे लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्रॉस आर्म लगा हुआ है। अगर ये आपका मान लीजिए सिंपल पोल है, साधारण पोल है, टर्मिनल पोल नहीं है, टर्मिनल पोल होता तो इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें ये आपका डबल पोल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि पहले से ही एक पोल विद्यमान है और उससे हमें क्या करना है, कनेक्शन लेना है एग्जिस्टिंग पोल। सामान्य पोल की बात करें तो कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा होता, सीधे पोल होता है, क्रॉस आर्म होता है, और उसमें 3 पिन इंसुलेटर होते हैं जो एफ क्लैंप से बंधे होते हैं, और कुछ सिंपल पोल में। लेकिन अगर पहले ही से पोल विद्यमान है ये, इससे हमें कनेक्शन लेना है, यानी कि एग्जिस्टिंग पोल है, तो उसमें क्या क्या चीजें और लगा देंगे, तो 2 स्टे इंसुलेटर लगा देंगे, एक और क्रॉस आर्म लगा देंगे, और फिर इसमें 3 पिन इंसुलेटर तो ऑलरेडी है, 3 पिन इंसुलेटर तो ऑलरेडी है, ये और ये और ये, 2 पिन इंसुलेटर और बढ़ा देंगे इसमें। और आप जिसमें 2 पिन इंसुलेटर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे कम से कम 3 आपके डिस्क इंसुलेटर लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 नहीं, 2 डिस्क इंसुलेटर लगेंगे। देखिए यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं, एक डिस्क इंसुलेटर यहाँ पे, एक डिस्क इंसुलेटर यहाँ पे। कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए 2 डिस्क इंसुलेटर, एक ऊपर एक नीचे, 2 डिस्क इंसुलेटर डिस्क क्लैंप्स की सहायता से लगा देंगे। यानी कि 2 पिन इंसुलेटर बढ़ गया, एफ क्लैंप, 2 एफ क्लैंप के साथ 2 पिन इंसुलेटर बढ़ गया, और 2 डिस्क इंसुलेटर डिस्क क्लैंप के साथ बढ़ गया। कब बढ़ा, जब ये पहले से पोल विद्यमान हो, उससे हमें कनेक्शन लेना हो, तब बढ़ा। ठीक है, 2 डिस्क क्लैंप बढ़ गया, 2 डिस्क इंसुलेटर बढ़ गया, 2 पिन इंसुलेटर बढ़ गया, 3 पहले ही से था। यहाँ पे क्लैंप भी पहले ही से, तो अगर 3 है तो 3 क्लैंप तो लग ही गया है, 2 आपका एफ क्लैंप बढ़ाना पड़ेगा, 3 तो लगा हुआ था एफ क्लैंप, 2 एफ क्लैंप और बढ़ाना पड़ेगा, और 2 स्टे सेट। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से हमें अब सप्लाई आगे ट्रांसफर करनी है, उधर प्रेशर बढ़ेगा, तो इधर खींचने के लिए यहाँ पे 2 स्टे सेट जरूर लगा।
तो इतनी सारी बातें कब लगाएंगे, जब एच टी पोल, साधारण एच टी पोल है तो सीधे क्रॉस आर्म और 2-3 पिन इंसुलेटर बस और 3 एफ क्लैंप बस। लेकिन इसे सप्लाई लेना है तो इसमें आपको क्या बढ़ाना पड़ा, 2 पिन इंसुलेटर बढ़ाना पड़ा, एक क्रॉस आर्म बढ़ाना पड़ा, फिर यहाँ पे अब 2 डिस्क इंसुलेटर बढ़ाना पड़ा, 2 डिस्क क्लैंप बढ़ाना पड़ा, 2 स्टे बढ़ाना पड़ा। अगर इससे कनेक्शन लेना है तब इतना करना पड़ा। लेकिन अगर एज ए टर्मिनल इसको हम स्टडी करेंगे एच टी पोल को, तो डबल पोल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये तो था आपका एच टी पोल। एच टी पोल पे लगने वाले सामान, अगर एग्जिस्टिंग पोल है तो क्या क्या सामान बढ़ाने हैं, अगर टर्मिनल पोल है तो इसको कैसे ट्रीट करना है, तो ये सारी बातें यहाँ पे देखिए। अगर टर्मिनल पोल है, ठीक है, तो उससे कनेक्शन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें लगाएंगे यहाँ। अगर मान लीजिए टर्मिनल पोल आपका यहाँ पे डबल पोल कंस्ट्रक्शन है और उससे हमें कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए हमें 6 डिस्क इंसुलेटर लगाना, ठीक है। ऐसे आपका आगे क्रॉस आर्म है तो 3 आगे या 3 पीछे, या फिर जम्फर वायर से सप्लाई हमें करना है, तो 6 डिस्क इंसुलेटर। तो कम से कम अर्थ क्रॉस आर्म क्लैंप लगेगा 2 जगह पे, भाई 2 पोल है तो 2 जगह में यहाँ पे और यहाँ पे क्लैंप लगा देंगे, और एक आपका क्रॉस आर्म लगेगा। 3 आपका पिन इंसुलेटर ऊपर, तीनों पिन इंसुलेटर लगेगा ताकि सप्लाई को नीचे आगे से पीछे आसानी से भेज सके। 3 पिन इंसुलेटर लगेगा और 2 आपका सपोर्ट लगेगा, ये दोनों आपके सपोर्ट। ठीक है, कब, जब हम एच टी लाइन को एज ए टर्मिनल यूज करेंगे तब इतने सामान को लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये सारी बातें आपको क्लियर तब होंगी बहुत अच्छे तरीके से जब इस पर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, जब आपको एक क्वेश्चन इस पर करा दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ लेंगे, तब ये सारी चीज़ें जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करवाएंगे इसका। इस वीडियो को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकें और आप समझ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपने विचार सुझाव